स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अभी रिसेंटली नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसेक मुइवा फैक्शन के जो चीफ होते हैं वो 50 साल बाद अपने गांव में विजिट करते हैं। इनका जो नाम है वो है मुइवा और ये अपने गांव में विजिट करते हैं 50 साल बाद। और इनका गांव जो है वो मणिपुर के अंदर, ये जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं, यहां पर इनका गांव है सोमडल गांव। अब यहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है, सब लोग वेलकम करते हैं मुइवा का। और यहां पर बेसिकली इस पब्लिक गैदरिंग के अंदर अपना जब स्पीच ये देते हैं तो सीधा सीधा ये पॉलिटिकल वार्निंग देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये कहते हैं या तो आप हमारा जो यूनिक हिस्ट्री है, हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, नागा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, अदरवाइज हम अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए सीधा सीधा हथियार उठा लेंगे आपके अगेंस्ट। राइट? तो ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। राइट? ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वार्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीधा सीधा दी जा रही है। राइट? क्योंकि यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि हमने 1997 में आपके साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था, जिस एग्रीमेंट के तहत हमने कहा था, हमने उस सीज फायर एग्रीमेंट को फॉलो भी किया कि हमने हथियार नहीं उठाए और ना ही आपने हमारे ऊपर जो है स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने थे। उसके बाद 2002 में भी हमारे बीच में समझौता हुआ। उसके बाद 2015 में भी एक फ्रेमवर्क हमारा डिसाइड हुआ था। लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल विल नहीं दिख रहा है हमारी डिमांड्स को ऑनर करने का। राइट? तो यहां पर इनकी एक और डिमांड है, वो डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की, जिसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस भी करेंगे। अभी ग्रेटर नागालैंड ये चाहते हैं, मतलब ये डिमांड क्या है कि ये एक ऐसा रीजन चाहते हैं जहां पर सारे के सारे जो नागा ट्राइब्स के लोग हैं वो उनका एक सिंगल आइडेंटिटी रीजन होना चाहिए। क्योंकि नागा कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सिर्फ आपका नागालैंड में नहीं रहते, वो म्यांमार के अंदर भी रहते हैं, वो मणिपुर के अंदर भी है। क्योंकि अभी देखिए ये जो मुइवा है ये खुद मणिपुर के अंदर जो इनका उखरुल डिस्ट्रिक्ट है वहां के निवासी हैं। तो मणिपुर के अंदर भी 6 लाख नागा जो है वो रहते हैं। इनफैक्ट असम के अंदर भी नागा रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी नागा रहते हैं। तो ये सारे जो एरियाज है इनको एक साथ मिला दिया जाएगा ऑब्वियसली फॉर ग्रेटर नागालैंड रीजन को बनाने के लिए। ठीक है? तो इनकी ये भी डिमांड है, पर गवर्नमेंट ने सीधा सीधा यही कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट आ जाती है। यहां पर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको भी डिटेल में करेंगे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही है, ये ग्रेटर नागालैंड का जो सपना है ये फुलफिल क्यों नहीं हो सकता, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर जो मुइवा है अपनी स्पीच के दौरान ये भी कहते हैं कि जितना भी युवा है, जितने भी लोग हैं जो नागा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। आप चाहे अरुणाचल प्रदेश के नागा कम्युनिटी से ताल्लुक करते हो या मणिपुर से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, राइट? आपको यूनाइट होना पड़ेगा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये जो नेशनल सैल्वेशन है, ये जो मुक्ति है, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने काफी अपनी स्पीच के दौरान ऐसी ऐसी चीजें की बोली हैं जो कि बहुत बड़ा एक डिबेट या एक बहुत बड़ा जो है न्यूज बन चुकी है। राइट? चलिए, अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए इंसर्जेंसी से तो मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल ईयर्स में अब पूछे जा चुके हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इन्वेस्टेड विद द इंसर्जेंसी। राइट? एनालाइज 2017 द मेजर रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन। 2017 में 10 नंबर का सवाल पूछा गया था और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। राइट? और इसके अलावा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी आपसे कुछ मॉडरेट, इजी या डिफिकल्ट लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ये सवाल है तो आप इसका आंसर आप मुझे सेशन के एंड में भी दे सकते हैं, या अभी आपको आता है तो आप अभी भी दे सकते हैं। इट इज इजी कैटेगरी क्वेश्चन। ठीक है? इसके अलावा एक और सवाल है, इसको भी आप फटाफट पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो आप डेफिनेटली इस पूरे सेशन को देख के फिर आंसर मुझे दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, सबसे पहले हमें समझना है आज के इस सेशन के अंदर कि ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, इसका बैकग्राउंड क्या है। राइट? इसकी टाइमलाइन क्या है, कब कब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कदम बढ़ाया कि इनके साथ हम लोग जो है बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स है इस
पूरी के पूरी एग्रीमेंट्स के अंदर, पूरी की पूरी जब बातचीत हुई तो कौन कौन इस पूरे के पूरे बातचीत के अंदर स्टेक होल्डर्स थे। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इनकी डिमांड्स को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसके साथ साथ कौन कौन से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट है जिनकी वजह से हम ये सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है। इसके अलावा हम लोग सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की भी बात कर लेंगे, राइट। क्या अगर गवर्नमेंट इसको फुलफिल नहीं कर पा रही है और यहां पर मुइवा साहब ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम लोग आपके अगेंस्ट हथियार उठा लेंगे, तो उससे क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। एंड फिर लास्ट में हम लोग फॉर श्योर ये बात करेंगे कि नागालैंड का एक प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या इनकी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करके कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, मैं बस आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूं, आप सेशन में आइए तो पूरा सेशन देखिए और सेशन को लाइक जरूर कीजिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए अप्रिशिएट करने का, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारे सेशंस को बनाने की, राइट। यहां पर लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल IM है, इसेक मुइवा, ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये एक मेजर नागा सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है, राइट, और ये मेनली एक्टिव है नागालैंड के अंदर, प्लस ये मणिपुर के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुकी समुदाय के भी लोग हैं, वहां पर भी ये एक्टिव है क्योंकि वहां पर भी नागा ट्राइब के लोग हैं। इसके साथ साथ आपके असम में है, अरुणाचल में है और प्लस म्यांमार के अंदर भी ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है एक्टिव है, राइट। अब इसकी शुरुआत कब होती है? 1980s में होती है, 1980 में जनवरी 31 में बाय इसेक चिशी सुवू के द्वारा। यहाँ पर थुइंगा लैंग मुइवाई, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, और इसके अलावा SS खापलांग है। तो 3 लोग जो हैं इस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल की शुरुआत करते हैं ऑफ नागालैंड की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके इंटरनल डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं 1988 में, और उसके बाद क्या होता है, दोनों 2 हिस्से हो जाते हैं इस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के। एक हिस्सा जो होता है वो होता है खापलांग का हिस्सा, मतलब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के, जिसे हम कह सकते हैं खापलांग, जिसे लीड कर रहे थे SS खापलांग। और दूसरा जो हिस्सा होता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM, जिसे लीड कर रहे थे पहले इसेक, यानी कि इसेक लीड कर रहे थे, फिर उसके बाद इसको लीड करना शुरू कर दिया मुइवा ने, राइट, क्योंकि इसेक की डेथ हो गई थी, राइट। गवर्नमेंट ने इसके साथ तो ये जो फैक्शन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसेक मुइवा के साथ तो गवर्नमेंट बातचीत करती रही, लेकिन खापलांग को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इसके साथ कोई बातचीत नहीं है, राइट। और इस तरीके से सारी चीजें हैं। अब यहां पर इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव में मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी। ग्रेटर नागालैंड ये चाहते हैं, दे वांट सोवरेन नागा होमलैंड, जहां पे नागा इनहेबिटेड एरियाज जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसमें नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है एंड पार्ट ऑफ म्यांमार है, इनका ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेपरेट फ्लैग चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और हमारी यूनिक हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज कीजिए। इनफैक्ट ये जो ग्रुप है ये पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, इनके खुद के अपने डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस का है, होम है, फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर, इस तरीके से ये अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल गवर्नेंस भी चला रहे थे, राइट। अब आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्विक टाइमलाइन, मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या इनके साथ हमने समझौते किए। सीज फायर एग्रीमेंट 1997 में होता है, जहां पर इट इज अ फॉर्मल सीज फायर फ्रेमवर्क, जहां पर यह डिसाइड होता है कि ना गवर्नमेंट एक तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस चलाएंगी इनके अगेंस्ट, और ना ही ये लोग जो है हथियार गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज होती है। फिर उसके बाद एम्स्टरडैम के अंदर जो है गवर्नमेंट प्लस ये जो फैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, जहां पे गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है यूनिक हिस्ट्री एंड पोजीशन ऑफ नागास, राइट। तो इस तरीके से डेवलपमेंट देखी जाती है। और फिर फाइनली जो मोदी गवर्नमेंट है, राइट, वो एक हिस्टोरिक स्टेप लेते हैं, जहां पर 2015 3 अगस्त में बेसिकली आप देखेंगे तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पर गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है कि यूनिक हिस्ट्री है, कल्चर है, पोजीशन है नागास की। लेकिन प्रॉब्लम यह आ जाती है कि यहां पर एम्बिग्युइटी रह जाती है, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है किन टर्मिनोलॉजीज को लेकर कि नागास की सोवरेंटी को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नागास के लिए कैसे किया जाएगा, राइट, एंड कल्चरल रिकॉग्नाइजेशन कैसा किया जाएगा। ये सारी कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनके ऊपर कंफ्यूजन बरकरार रहती है। प्लस गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट का कोई भी जो ऑफिशियल कॉपी है, राइट, उसको रिलीज आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया,
राइट तो इस तरीके से अभी तक भी कंफ्यूजन है कि कैसे पॉसिबल होगा कि नागास का अपना फ्लैग, अपना संविधान, अपना जो है ग्रेटर नागालैंड कैसे पॉसिबल होगा, इसके ऊपर अभी भी काफी ज्यादा एम्बिग्युइटी है। यहां पर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारी यूनियन गवर्नमेंट तो थी, राइट। कौन थी? यूनियन गवर्नमेंट थी, जिसने सोचा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट वाज आल्सो इन्वॉल्व। यहां पर नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन टेरिटोरियल कंसर्न्स, है ना। कि आप ग्रेटर नागालैंड कैसे बनेगा? असम का, अरुणाचल का, म्यांमार का हिस्सा, मणिपुर का हिस्सा लेकर ही तो बनेगा, है ना। तो यहां पर ये स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व थे, ये गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व थी। इसके अलावा NSCN-IM ऑब्वियसली एक डोमिनेंट इंसर्जेंट जिसके साथ नेगोशिएट करना था, प्लस यहां पर NNPG का भी इंक्लूजन था स्टेक होल्डर, दैट इज नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंटायर कॉन्वर्सेशन, जहां पर इट इज अ स्मॉलर नागा आर्म पॉलिटिकल ग्रुप है जिस दैट द सेंटर एंगेज टू ब्रॉडन द सेटलमेंट प्रोसेस, मतलब सेंटर ने इनको इनवाइट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि गवर्नमेंट फुलफिल क्यों नहीं कर पा रही है इनकी डिमांड्स को, क्योंकि देयर आर सम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट। कितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्कोप देता है कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो यहां पर देखते हैं एक पहली चीज, दैट इज योर आर्टिकल 371A। आप सब जानते हैं आर्टिकल 371A क्या है। इट इज अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द नागालैंड, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा पावर नागालैंड के पास है और बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के पास है। 371A है, BAC है, इस तरीके से है ना। तो ये 371A आर्टिकल जो था इंसर्ट किया गया था 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में, राइट, व्हेन नागालैंड बिकेम द राज्य, यानी स्टेट बना था, ठीक है। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या है? इस आर्टिकल के अंदर यह है कि कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तब तक लागू नहीं होगा नागालैंड के अंदर जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को एग्री नहीं करती, है ना। समझ गए? तो अब देखिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो नागालैंड के रिगार्डिंग उसके रिलीजन या फिर सोशल प्रैक्टिस या फिर कस्टमरी लॉ या फिर प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस या फिर ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, इन सारे मुद्दों से, इन सारे मैटर से रिलेटेड होगा, राइट। तो वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा वो डायरेक्टली नागालैंड के ऊपर लागू नहीं होगा जब तक कि हमारा जो नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर एग्री नहीं करे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखिए ना यहां पर इट गिव्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटोनॉमी ओवर द कल्चर, रिलीजन एंड लैंड मैटर्स मच बियॉन्ड द नॉर्मल स्टेट्स। नॉर्मल स्टेट्स में तो ऐसा नहीं होता, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली अप्लाई होता है ना। यहां पर गवर्नमेंट जो है इस आर्टिकल के तहत ये एनहांस कर सकती है, ठीक है। ऑलरेडी इस आर्टिकल में स्पेशल पावर्स दे रखी है नागालैंड को, राइट, ऑटोनॉमी दे रखी है, ज्यादा पावर्स दे रखी है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट और ज्यादा ऑटोनॉमी दे सकती है टू द लोकल बॉडीज ऑफ द नागालैंड और टू द विलेज काउंसिल्स ऑफ द नागालैंड। बट इसका मतलब नहीं है, ये एक्ट गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करता कि गवर्नमेंट इसको लीगली रिकॉग्नाइज कर दे सेपरेट सोवरेनिटी एंटिटी विद इन द यूनियन, राइट, बट कैन नॉट लीगली रिकॉग्नाइज अ सेपरेट सोवरेन एंटिटी विद इन द यूनियन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है इसकी एक दायरे है, उस दायरे के अंदर गवर्नमेंट एनहांस ऑटोनॉमी कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट सोवरेन एंटिटी जो है विद इन द यूनियन उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर सके। सो व्हेन ये जो फैक्शन है ये डिमांड कर रहा है सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इट गोज बियॉन्ड आर्टिकल 371A स्कोप व्हिच इज कल्चरल ऑटोनॉमी, नॉट द पॉलिटिकल सोवरेनिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो 2015 में मोदी गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ था इस फैक्शन का, राइट, तो वहां पर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था यूनिक हिस्ट्री एंड सोवरेनिटी, ठीक है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एनी कम्युनिटी कि कोई कम्युनिटी है, नागा कम्युनिटी है, वो डिमांड कर रही है तो उसकी ये डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, संवैधानिक प्रावधान नहीं है, राइट, कि कोई भी कम्युनिटी है, रीजन है, उसका अपना संविधान और नेशनल फ्लैग होगा, तो ये लीगली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो ग्रेटर नागालैंड का इनका डिमांड है, ठीक है। इस ग्रेटर नागालैंड डिमांड के अंदर ये यहां पर आपको ऑब्वियसली टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जहां पे फेडरल बाउंड्रीज की बात हो रही है, राइट, जिसमें मणिपुर इज इन्वॉल्व। मणिपुर का जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है, सेनापति है और तामलांग
लॉन्ग है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, तिराप है, चांगलांग है और ओंगडिंग है। असम का दीमा हसो है एंड सिवा सागर है, बेल्ट है। तो यहाँ पर मणिपुर, अरुणाचल, असम के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे टू अल्टीमेटली मेक अ ग्रेटर नागालैंड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये डे वन से कोई भी राज्य अपनी टेरिटरी क्यों देगा किसी और राज्य को? इट इज इम्पॉसिबल टास्क, है ना। तो यहां पर इस तरीके से ऑल्टर करना बाउंड्रीज को, ये एक अच्छा खासा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, कंसेंट ऑफ द इफेक्टेड स्टेट्स चाहिए, आर्टिकल 3 इन्वॉल्व होगा। पॉलिटिकली इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो क्यों किसी को अपना टेरिटरी दे देंगे, है ना। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉलिटिकल ब्लॉकेड है। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये सारी चीजें नहीं फुलफिल होती है तो यहाँ पर तो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया वार्निंग कि हम तो हथियार उठा लेंगे। अगर हथियार उठा लिए जाते तो क्या क्या चीजें इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने यही है कि ये रिटर्न टू आर्म रिस्क, क्योंकि सीज फायर 1997 में हुआ, उसके बाद जो है थोड़ी बहुत शांति हमें इस फैक्शन से देखने को मिलती है, राइट। अगर ये इनकी डिमांड्स को रिस्पेक्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिस्क, जहां पर हमारी जो पूरी इंटरनल सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो दोबारा से इंसर्जेंसी, वहां पे थ्रेट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइजेशन के लक्षण जो है पूरे हमें देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इंटर एथनिक स्पिलओवर्स भी आप सब जानते हैं, मणिपुर के अंदर ऑलरेडी 2 सालों से 2023 से एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं, कुकी मैतीस के साथ क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये क्लैशेस जो हैं ये नागा कुकीज के भी हो सकते हैं, क्योंकि कुकीज जो है वो हिल एरिया जो है मणिपुर का वहां पे डोमिनेट करते हैं, और नागास भी वहीं पे नॉर्थ मणिपुर वाले हिस्से में। तो वहां पर कुकी और नागास का क्लैश हो सकता है। वहां पे कुकी भी नागा भी आपस में क्लैश हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं, राइट। तो नागा पॉलिटिकल मिलिटेंसी हमें ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। बाउंड्री और टेरिटोरियल क्लेम्स जो होंगे, नागा बाउंड्री और टेरिटोरियल क्लेम्स करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर इंटर एथनिक टेंशन जो है वो बढ़ती हुई जाएगी। और साथ ही साथ जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे हम सब जानते हैं कि ULFA है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, उसने अभी रिसेंटली असम में एक जगह है, आर्मी बेस कैंप था, वहां पर अटैक किया, है ना, सीधा अटैक किया। तो वहां पर थोड़ा सा इन डेप्थ आप जाएंगे तो ULFA के जो तार है वो मणिपुर में उनको बेसिकली ट्रेनिंग ग्राउंड मिल रहा है, लॉजिस्टिक सप्लाई, वेपन्स, पैसा, सब कुछ मणिपुर के जमीन पे देखने को मिल रहा है, राइट। और मणिपुर नहीं, म्यांमार, गलती होगी यहाँ पे। तो ULFA का पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड उन्हें म्यांमार में देखने को मिल रहा है। तो सेम यहाँ पर भी होगा कि नागा ये जो फैक्शंस होंगे ये म्यांमार की जमीन जो है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि ये और ज्यादा इंसर्जेंसी अटैक्स जो है वो भारत के ऊपर कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिल सकती है। और यहां पर अगर मैं म्यांमार की बात कर रहा हूं तो आप ये मत सोचिए कि म्यांमार छोटा सा देश है, क्या ही कर लेगा। ये छोटा देश ही जो है ना, इसका इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से किया जाता है बाय बिग एक्टर्स के द्वारा, जैसे कि चाइना। तो चाइना इनडायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्व रहेगा, और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा तो डेफिनेटली हमारा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होंगे ये और ज्यादा हाइपर एक्टिव मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखिए नागालैंड के अंदर ना सिर्फ एक प्रॉब्लम ये नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, नागालैंड के अंदर इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस भी है। जैसे कि अगर मैं युवा की बात करूं, क्योंकि मेजरली जो ये इन सारी इन्फ्लुएंस में आने वाले, विचारधाराओं के इन्फ्लुएंस में आने वाले युवा हैं, ये युवा जो है एक्चुअली में क्यों इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं? बिकॉज इनके पास नौकरी नहीं है। अगर आप देखेंगे युवा पढ़ा लिखा है बट उसके पास स्किल नहीं है ना, अनस्किल्ड है, ठीक है। तो ऐसे युवा को नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंडस्ट्रीज नागालैंड के अंदर इतनी है नहीं। आप देखिएगा नंबर्स भी यही दिखाते हैं कि नागालैंड का जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर केरला, ठीक है। इट इज अराउंड 27.4%। इसके अलावा अगर नागालैंड का अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लें, अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज 39.6%, क्योंकि जो गांव का युवा है वो शहरों में जा रहा है, और शहरों में जा रहा है तो ओवर जो वहां के रिसोर्सेज है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, और ज्यादातर युवा वहां पे अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए रूरल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 23.1% है, और जो नेशनल एवरेज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है? 10.2%। मतलब कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा नागालैंड का युवा है
जो अनएम्प्लॉयड है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस है। ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर वेरी मच स्टैग्नेंट। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर, लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, लिमिट्स इनकम, राइट, अपॉर्चुनिटीज, पॉवर्टी लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नागालैंड के अंदर ये जो सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये भी बढ़ता जा रहा है। अगर नागालैंड के लोगों के पास नौकरियां होंगी, अच्छा एजुकेशन होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, इंडस्ट्रीज होंगी, तो डेफिनेटली वो ऐसे इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कंक्लूजन क्या है कि हमारा जो भारत का संविधान है वहां पर आपको 371 आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा एक स्पेस दे रहा है कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू नागालैंड। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम आर्टिकल जो है वो अकोमोडेट कर पाएगा पैरेलल सोवरेनिटी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग विदाउट अंडरमाइनिंग द फेडरल फैब्रिक। फेडरल फैब्रिक जो है वो इफेक्टेड तो होगा ही होगा। तो चैलेंज यहां पर यह है कि हम इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करें जो कि अपहोल्ड करे इंडिया की यूनिटी को और ऑनर भी करे नागा की यूनिकनेस को थ्रू अ जेन्युइन डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव डायलॉग। एक रास्ता जो कि मिडिल पाथ होगा वही बेसिकली इस तरीके के चीजों को आगे बढ़ा पाएगा, मतलब बीच का रास्ता आगे बढ़ा पाएगा और सस्टेनेबल पीस जो है वो लेकर आ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और जो मैंने आपसे सवाल पहले पूछे थे आप उसको आंसर जरूर कीजिएगा सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।